हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम हमारी क्लास 9th के जो साइंस का चैप्टर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कुछ भी कहो, ये मतलब एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब पूरी कंप्लीटली होंगे, इसमें सारे क्वेश्चन जो बुक के चैप्टर के अंदर देते हैं ना, उन क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। देखो बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि जो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कब करी थी? 1665 में। इन्होंने पेड़ की छाल, वो कॉर्क के पतले टुकड़े को उन्होंने खुद ने बनाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने क्या बनाया था? एक सूक्ष्मदर्शी, उससे देखकर करी थी। उसमें उन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, तो उन संरचनाओं को उन्होंने कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? कोशिका। क्या नाम दिया बच्चों? सेल नाम दिया। दूसरा हम देख रहे हैं, कोशिका को, क्वेश्चन है ये दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक यानी जिस संरचना से बनी हुई कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है, वह क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो देखिए बच्चों, कोशिका को संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जीव कोशिका से बने हैं। किससे बने बच्चों? कोशिका से बने हैं। और क्रियात्मक इकाई यानी काम करने वाली इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं, जैसे श्वसन यानी सांस लेना, पोषण यानी जो हम खाना खाते हैं, उत्सर्जन, ये सब कोशिका के भीतर ही होती है। इसलिए इसे क्या है? क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ओके बच्चों। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। आप लोग ट्राई करिएगा कि आप जो क्वेश्चन आंसर या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस का हो या मैथ्स का हो, हाथों हाथ याद करने का कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम इसको अभी तो एक बार देख लेते हैं, बाद में याद करेंगे, तो देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको एक साथ याद भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा। और एक याद करने का मैं आपको एक साइंटिफिक रूल बताती हूँ कि कभी भी कोई भी चीज ऐसा नहीं आज पढ़ के रख दी तो फिर 1 महीने या 2 महीने बाद, या फिर हमारे एग्जाम आ रहे हैं या टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, तब हम उनको देख रहे हैं, नहीं, या हाफ ईयरली में, हमें कम से कम एक रूल बनाना चाहिए कि हम 7 दिन जो पढ़ेंगे, संडे निकाल लीजिए। वैसे संडे को अधिकतर हमारी क्लासेस तो आती भी नहीं है, बहुत रेयर ही, कभी कभी अगर सैटरडे को मिस हो जाए या कभी, या आप स्कूल भी नहीं जाते संडे को, तो आप लोगों को क्या करना है, संडे को जो 5-6 दिन आपने पढ़ा उनको रिवाइज जरूर करना है। तो उससे आपके वो चीजें वापस दिमाग में आएगी। ये आपको नियम बनाना है। जो भी पढ़ो आप, जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा, चौथा, 5वें चैप्टर पे अगर हम आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है आप 5वां चैप्टर आपको याद है बट पहला भूल गए, नहीं। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड पे आए तो आपको पहला और दूसरा दोनों याद होना चाहिए। अगर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन पहले और दूसरे का फिर तीसरे का कंटिन्यू रखना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब भी एक आप लोग क्या करिए, संडे को या तो वीडियो देख लीजिए, अगर नोट्स आप बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो बच्चों, नोट्स जरूर बनाना आप लोग, साइंस के, मैथ्स का तो करना ही है। आप मैथ्स तो जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। याद क्या, आपको सवाल समझ में आ जाएगा, देखते ही कि इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन की पावर स्ट्रांग होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो साइंस में आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसके आगे वालों पे ध्यान नहीं दो, आपको वो चैप्टर्स भी देखने हैं। हर 7 दिन में एक दिन ऐसा निकालो कि भाई आज हम मैथ्स का रिवीजन करते हैं, तो जितना भी पढ़ा है उसका देखेंगे जहां तक। ऐसे ही एक दिन ऐसा निकालिए कि हम मतलब साइंस का रिवीजन करेंगे, एक दिन हम इंग्लिश का, आपके अदर सब्जेक्ट है संस्कृत, हिंदी, सभी को एक दिन ऐसा दो, एक दिन हम इस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं जहां तक हमें पढ़ाया है। ओके बच्चों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते सब बच्चे हैं, पर एग्जाम में नंबर सबसे अच्छे उन्हीं के आते हैं जो जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे, आपके मार्क्स उतने बेटर होते जाएंगे। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन को ट्राई करा करिए, लिख के याद करो, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन, देखिए मैंने इनको किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप भी ट्राई करो, अच्छे से क्वेश्चन लिखना सीखिए। चैप्टर में साइंस में आपको डायग्राम वाइज पढ़ा रही हूँ, तो आप वीडियो को ऐसा करिए,
2 दिन बाद देख लो, मतलब ऐसा आज देख लिया एक बार में 50-60% सबको समझ में सब आता है, याद रहना वाली बात है। 2 दिन बाद वापस देखें, 7 दिन में रिवाइज करें, तो चैप्टर फर्स्ट आपको कम से कम 1 महीने में 4 बार आप पढ़ लोगे। तो सोचो आप अगर 1 महीने में 4 बार एक ही चीज पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर याद होगी ना। तो चलो बच्चों, टाइम खराब हो रहा है आपका, बट क्या करूं, समझाना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये झिल्ली और परिवहन का क्वेश्चन है। फर्स्ट, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कोशिका पढ़ी थी तब एक चीज पढ़ी थी, विसरण। तो देखिए बच्चों, CO2 और पानी जैसे पदार्थ तो क्या होते हैं, विसरण और परासरण की प्रक्रिया। वो मैंने बताया था, अंगूर के अंदर चला गया था, किशमिश फूल गया, वो उदाहरण बताए थे ना, वो इसी के थे। की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर आते बाहर आते जाते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। तो इसका मेनली आंसर क्या है, विसरण और परासरण। क्या है इसका आंसर, विसरण और परासरण। अब आ रहे हैं हम, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा झिल्ली वैसे वो कोशिका के सबसे बाहर थी, पढ़ा था हमने चैप्टर में, सबसे बाहर एक झिल्ली थी। तो इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, बाकी को क्या करती है बच्चों, रोक देती है। ओके, अब आते हैं हम हमारे इसके आगे, एक क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। चैप्टर पढ़ाया तब बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक में। इसमें केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है, यानी केंद्रक अस्पष्ट होता है, और इसमें स्पष्ट होता है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त अंग नहीं होते, झिल्ली युक्त अंग जैसे केंद्रक ये सब नहीं होते। इसमें झिल्ली युक्त, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग उपस्थित होते हैं। बच्चों इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये याद होना चाहिए। तो ये स्टार इम्पोर्टेंट। अब हमारे कोशिका अंगक की ओर। ठीक, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ये हमारा, उन 2 अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी ये क्लोरोप्लास्टिड, वो पेड़ पत्तियों वाला था ना, हरा रंग, वो ही है। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। इनमें अपना DNA पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है कि इनका अपना DNA। अब DNA की फुल फॉर्म जरूर आप लिख लीजिए, डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ओके बच्चों, याद रखना ये आप, DNA। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाए, यानी वो जैसे इकट्ठी है ना, इसमें सब लाइसोसोम सब इकट्ठे हैं, ये अगर नष्ट हो जाए तो क्या होगा कोशिका की, तब क्या होगा, सभी क्रियाएं रुक जाएगी और कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। ओके बच्चों, याद रख लेना। अब है हमारा क्वेश्चन कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी डिटेल में बताया था। क्या बताया था कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कोशिका में कोई टूट फूट हो जाती है, तब क्या होता है, लाइसोसोम अपनी ही कोशिका क्या क्या है, पाचन कर लेते हैं, यानी खुद के अंदर समा लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ओके, उस अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो हमने ये बताया था, ये प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम में। ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपके चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अंदर वाले चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन कराने का मतलब ये है ताकि आपको चैप्टर रिकॉल हो जाए, और एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, कमेंट करके हमें बताओ, या तो आप लोग ये बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।